Good afternoon to you all. आज से हम लोग करेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और करेंट सेक्शन में पहला टॉपिक जो मैं पिक करने जा रहा हूं वो टॉपिक है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। देखिए, निदा फाजली के एक शेर से शुरू करूंगा कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। और अगर वक्फ संशोधन अधिनियम के कंटेक्स्ट में देखें तो जो डिस्कोर्स चल रहा है उस डिस्कोर्स में कमोवेश अगर आप देखें तो वही स्थिति दिखती है। गंभीर जो डिस्कोर्स हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो डिस्कोर्स सोशल मीडिया में हो रहा है, जो डिस्कोर्स व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हो रहा है, जो डिस्कोर्स जो है जमीनी धरातल पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है, उस डिस्कोर्स में स्थिति यही है। जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम जो हुआ है, यह अधिनियम किसी की नज़र में अगर देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूती प्रदान करता है, यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो किसी की नज़र में यह अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन है। कुछ बुनियादी प्रश्न से मैं शुरू करना चाहूंगा और बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या संशोधन होना चाहिए? अगर हां तो क्यों? एट द सेम टाइम अगर नहीं तो क्यों? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उभर कर आता, क्या समस्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के साथ है? या फिर समस्या अन्य बोर्डों और ट्रस्टों के साथ भी है?
और अगर मैं अन्य बोर्डों और ट्रस्टों की बात कर रहा हूं तो रिलीजियस कंटेक्स्ट में, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, क्या बदलाव किए गए? इसके जरिए इन बदलावों के संदर्भ में अन्य धर्मों की क्या स्थिति है, अन्य धर्मों के बोर्डों की क्या स्थिति, और दूसरा इन बदलावों का प्रभाव क्या होगा। अगेन अगर हम देखें, इससे जुड़े हुए जो संवैधानिक और वैधानिक पहलू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इसके एस्पेक्ट हैं, और अगर आप देखें तो आर्टिकल 26 के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। और अगला प्रश्न है, फर्दर व्हाट? फिर मैं इस चर्चा को इन प्रश्नों के बाद आगे बढ़ाना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। देखिए, पहली चीज जिस अंतर को समझने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच डिफरेंस को समझे जाने की जरूरत है। और अगर इनके फर्क की बात करें तो दो तीन बड़े अंतर हैं। जैसे अगर आप देखें, वक्फ का जो गठन होता है तो वक्फ के गठन में, गठन की स्थिति में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर किया जाता है। इंडिविजुअल उस ओनरशिप को ट्रांसफर करता है, वहां पर वक्फ की जो संपत्ति होती है वहां पर डिवाइन ओनरशिप होती है। इस चीज को आपको समझना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें, वक्फ की जो संपत्ति होती है वो सेलेबल नहीं होती है, उसकी बिक्री आप नहीं कर सकते,
उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वक्फ की जो संपत्ति होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल, और उसका इस्तेमाल जो किया जाता है केवल रिलीजियस पर्पस ही नहीं होता, धार्मिक संदर्भों में ही उसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि धार्मिक संदर्भों के साथ साथ अन्य संदर्भ भी उसके होते हैं। शिक्षा के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, गरीबों के कल्याण के संदर्भ में वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, वक्फ बोर्ड जो है वो, उसके पास ओनरशिप नहीं होती है, वो मैनेजर के रोल में होता है, प्रबंधक की भूमिका में होता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में कहें तो इसके सापेक्ष ट्रस्ट की स्थिति भिन्न होती है, ट्रस्ट की स्थिति अलग होती है। क्योंकि ट्रस्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका सेल संभव है, उसको सेल आउट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और दूसरा, ट्रस्टी जो है वह वारिस हो सकता है। समझे? इस चीज को समझे जाने की जरूरत है। वारिस हो सकता है का मतलब उत्तराधिकार उसके जिम्मे जा सकता है। तो इसीलिए पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड में अंतर है, उस अंतर को समझा जाना चाहिए। क्या क्या वो जो पूरा ग्रुप ट्रस्ट जो गठित होता है उसके जिम्मे होता है, वहाँ डिवाइन ओनरशिप नहीं होता है। या अगर आप कह लें अगर वह ट्रस्ट रिलीजियस है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर हम जाकर के देखें, सवाल यह उठता, समस्या क्या है ये समझे। जो वक्फ बोर्ड के एसेट हैं अगर आप देखें तो उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, कुप्रबंधन, और जब कुप्रबंधन होगा तो भ्रष्टाचार। तो एक तो समस्या इस फ्रंट पर है। दूसरी समस्या जो उभर करके आती है वह है अतिक्रमण की समस्या, इनक्रोचमेंट। क्योंकि अक्सर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये बातें पढ़ी होंगी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वक्फ की जो भी संपत्तियां हैं, वक्फ का मसला जो है वो आम मुसलमानों से जुड़ा मसला नहीं है। आम मुसलमानों के कंटेक्स्ट में देखें तो उसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, सांकेतिक महत्व है, सांकेतिक महत्व से ज्यादा नहीं। बेसिकली देखा जाए तो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मसला जो है वो एलीट क्लास के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका वक्फ बोर्ड पर कब्जा है और जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो
तो अतिक्रमण की समस्या भी वहीं पर जाकर जुड़ती है। तीसरी बात अगर मैं वहां पर कहूं, जो तीसरी बात कहना चाहता, वह यह कि वक्फ के पास जो है, आज वर्तमान में जितने वक्फ बोर्ड हैं, तो वो एसेट तीन तरीके से पहुंचे। एक, उसका रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेजों के जरिए। इसका मतलब हुआ कि जो वक्फ ऑन पेपर वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और उसे ट्रांसफर किया गया। दूसरा है वर्बल या ओरल, मौखिक रूप से दे दिया गया। ठीक है। और तीसरा जो है बाय यूज, नहीं, न मौखिक रूप से दिया गया, ना ही लीगली ओनरशिप ट्रांसफर की गई, लेकिन वो यूज में चला आ रहा है। अब बातें समझ में? और जो यूज में चला आ रहा है वो सरकारी संपत्ति भी हो सकती है और निजी संपत्ति भी हो सकती है। अब यहां से आगे बढ़िए, तो ये तो मैंने बतलाया कि समस्या क्या यहां पर है। दूसरा कंटेक्स्ट, सरकार का क्या इंटरेस्ट है। सरकार वक्फ में इतनी रुचि क्यों ले रही है। जैसे आप बात कीजिए, अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 में कम से कम 9, और हो सकता है 10 में 10 कहें कि मंदिरों की जो परिसंपत्तियां हैं उनको सरकार रेगुलेट करेगी और वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको सरकार क्यों नहीं रेगुलेट करेगी। 10 में 9 कम से कम, और 10 में 10 हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। जिसके कारण यह परसेप्शन निर्मित होता कि इस अधिनियम के पहले तक वक्फ बोर्ड और उसकी जो परिसंपत्तियां थी, नहीं, उसका गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं था। यह परसेप्शन निर्मित होता हुआ आता, और यह परसेप्शन नहीं, यह मिसपरसेप्शन है। सरकार का इंटरेस्ट इसमें क्या है। एक तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, सेंटर में राइट विंग हिंदुत्व की सरकार है, और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो सेलेक्टिव मैनर में हर उस मसले को छूने की कोशिश की जा रही है, टैक्टफुल्ली। जो मसला लोकल लेवल पर, जो मसला सोसाइटी और पॉलिटिक्स में कम्युनल पोलराइजेशन को संभव बना सके। तो एक तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। दूसरा जो इंटरेस्ट है, डायरेक्टली कहें इनडायरेक्टली कहें, सरकार की नजर जो है वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों पर है, और सरकार वक्फ बोर्ड में अपनी मजबूत और प्रभावी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है,
और वक्फ की फंक्शनिंग से लेकर डिसीजन मेकिंग तक को प्रभावित करना चाहती है। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो अगला जो बिंदु उभर करके सामने आता कि अगर स्ट्रक्चर कमिटी के आकलन के आलोक में बात करूं तो वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति है और उन परिसंपत्तियों को देखें तो वे परिसंपत्तियां जो है बहुत वैल्यूएबल हैं, उनका लोकेशन, उनका स्पेस। तो कहीं ना कहीं सरकार ये स्पेस बनाने की कोशिश में है कि कल जरूरत पड़े तो वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल करके कल अगर जरूरत पड़े तो वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल अपने हिसाब से किया जा सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब सवाल यहां पर उभर कर आता, अगला प्रश्न है कि क्या जिस समस्या की हम बात कर रहे, चाहे वो वक्फ बोर्ड के उस परिसंपत्ति के प्रबंधन से जुड़ी हुई समस्या हो, कुप्रबंधन की समस्या हो, मिसमैनेजमेंट का मसला हो, करप्शन का मसला हो, सवाल यहां पर यह उभरता, यह समस्या केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है। मतलब ऐसे जो भी बोर्ड और ऐसे जो भी ट्रस्ट हैं, अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर यह समस्या बड़े स्तरों पर आपको दिखाई पड़ेगी। टेंपल बोर्ड में चले जाएं, ट्रस्ट में चले जाएं, ठीक है। तो सवाल यह उठता कि निशाने पर वक्फ बोर्ड ही क्यों? अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहां पर जिस प्रश्न को उठाना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा यह देखें कि इस अधिनियम के जरिए संशोधन क्या किया गया है। आप अगर देखें स्वतंत्र भारत में 1954 से अब तक समय समय पर जो कानूनी प्रावधान थे उनमें संशोधन किए जाते रहे। वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। यह रेगुलेशन जो है वह सरकारी इसके दायरे में आता है। अभी भी अगर आप जाकर के देखें तो वक्फ बोर्ड में डिफरेंट स्तरों पर सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। और अगर उनकी मौजूदगी होती हो तो इसका मतलब यह कि चाहे वक्फ एसेट के मिसमैनेजमेंट की समस्या हो या करप्शन की समस्या हो, सरकार के जो प्रतिनिधि बोर्ड में मौजूद हैं और जो गैर सरकारी सदस्य बोर्ड के हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। नहीं, दो में से कोई विसिल ब्लो करने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो यह समस्या आ रही है। अभी समस्या क्या आ रही है? तो पहली चीज आप देखेंगे, वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन किया गया और वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करते हुए बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी की बात की गई है कि बोर्ड के 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे।
ये पहला बिंदु है। और बिंदुवार मैं इशू को रेज करता चलूंगा। अब ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन को दो कंटेक्स्ट में रखकर देखे जाने की जरूरत है। एक, इस प्रोविजन को इंडिया की सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में रख करके देखे जाने की जरूरत है, और दूसरा, इस प्रोविजन को नेशनल इंटीग्रेशन के कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है, राष्ट्रीय एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर नेशनल इंटीग्रेशन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी यह अच्छी चीज है या खराब चीज है? वक्फ बोर्ड में नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छी चीज है, नहीं अच्छी चीज नहीं। लेकिन झोल क्या है आप समझें, इस पूरे प्रोसेस का झोल तब समझ में आएगा जब आप इस प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य इसके पहले हो सकते थे, हां या नहीं। और अगर हां तो फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह पाएंगे कि वक्फ बोर्ड में जो सरकार के प्रतिनिधि होते थे, उन प्रतिनिधियों के मुसलमान न होने की संभावना प्रबल होती थी। इसका मतलब गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो पहले से भी है। हां, वहां पर मेंशन्ड नहीं है क्योंकि वहां पर डेजिग्नेशन है, पद का नाम है, और उस पद को जो धारण करने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उस पद को धारण करने के नाते स्वाभाविक तौर पर वे सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। अब बातें समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड में जो दो मुस्लिम सदस्यों का, दो गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है, उसके माध्यम से दो मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है मेजॉरिटी कम्युनिटी को, अर्थात हिंदुओं को, और दूसरा मैसेज देने का प्रयास किया गया है माइनॉरिटी मुसलमानों को कि देखो अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारे बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। और ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें जो हैं कम्युनल पोलराइजेशन में सहायक है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सहायक है। मैं नहीं जानता आप परिचित हैं या परिचित नहीं हैं, आपको बतला दूं, अभी यही मसला जो है बोधगया टेंपल में भी चल रहा है। सेम मसला, जो टेंपल ट्रस्ट है, उस टेंपल ट्रस्ट में हिंदुओं की जबरन एंट्री दी जा रही है और उसके अगेंस्ट जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोई उसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, समझे?
ये बात समझ में आई? तो नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छी चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसके अपने कंसर्न भी हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर उभर करके आता, ऐसी संस्थाएं तो सिखों की भी हैं, ऐसी संस्थाएं तो हिंदुओं की भी हैं, क्रिश्चियन की भी हैं। क्या वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश है उनके बोर्ड में? क्या वहां पर नन क्रिश्चियन की एंट्री है? क्या वहां पर नन सिख की एंट्री है? और अगर वहां एंट्री नहीं है तो वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री का क्या औचित्य बनता है? लेकिन हाँ, क्या लेकिन ये अगर आप वोट को धार्मिक वोट मान के चल रहे हैं, हाँ तब तो ये गलत है कि यहाँ 2 लोग नहीं होने चाहिए। हाँ और आपने बोला कि सरकारी मेंबर तो हर बोर्डों में होता है, सिख को हाँ। सब जगह होता है। हाँ, अगर इसको सिर्फ संपत्ति का मामला माना जाए, संपत्ति के प्रबंधन का मामला माना जाए, हाँ। तो सारे बोर्डों में गैर हिंदू जो भी नहीं, सवाल यही प्रश्न तो मैं कह रहा हूं, सरकार का यही तर्क है। अभी सारे पत्ते खोले नहीं हैं, मैंने एक एक करके खोलूंगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में बात करूंगा। अभी केवल मैं ये बतलाना चाह रहा कि एक पैरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, एक पैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके ध्यान में नेशनल इंटीग्रेशन है तो एक लॉ लाइए, एक लॉ क्रिएट कीजिए और उस लॉ के दायरे में ऐसे जितने रिलीजियस बोर्ड या ट्रस्ट हैं सबको इनकॉर्पोरेट कीजिए और सबके संदर्भ में यह प्रावधान कर दीजिए। लेकिन इतनी हिम्मत तो पड़ नहीं सकती है, क्योंकि फिर जो पॉलिटिकल बेनिफिट आप, पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे। सारा खेल पॉलिटिकल एडवांटेज का खेल है और दूसरा खेल कॉर्पोरेट खेल है। समझिए, एक मसला यह है। दूसरा मसला जो यहां पर है, दूसरा मसला जो यहां पर है तो वह यह है कि इसमें कहा गया कि 2 महिला सदस्य बोर्ड में अनिवार्य होंगे। अब इसका भी झोल समझिए। आप अगर जाकर के देखें 1995 का जो वक्फ संशोधन अधिनियम था, उसमें 2 महिला सदस्यों का प्रावधान है। आपने अनिवार्य शब्द को जोड़ दिया और आपने प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हम बोर्ड को ज्यादा समावेशी बनाना चाहते हैं, बोर्ड की संरचना को हम ज्यादा समावेशी बनाना चाहते। तो महिलाएं तो पहले से मौजूद थी नहीं? तो जो महिलाएं पहले से बोर्ड में मौजूद थी, इसके प्रावधान पहले से मौजूद थे, अनिवार्य शब्द जोड़ के फ्रंट पर लाने का क्या मतलब है? एक दूसरी बात, 1995 का अधिनियम जो प्रावधान करता है, उन प्रावधानों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सवाल यह उभर करके सामने आता कि क्या वे प्रावधान अभी लागू थे, इंफोर्स्ड थे, या उन पेपर मौजूद थे? तो डिफरेंट जगहों पर आप जाकर के देखें तो वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधित्व की मौजूदगी दिखेगी और यहां तक कि महिलाएं वक्फ बोर्ड को चेयर तक कर रही हैं। नहीं, तीसरी बात जो इसमें की गई
वक्फ बोर्ड की संरचना को समावेशी बनाने के कंटेक्स्ट में, तो इसमें कहा गया कि सुन्नी, पसमादा मुसलमान, इन सबको भी प्रतिनिधित्व तो वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते प्रतिनिधित्व तो पहले भी था, लेकिन पहले उनका प्रतिनिधित्व कई चीजों पर डिपेंड करता था। लेकिन हालिया संशोधन जो है, इस समुदाय को जो मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी में मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग में उनको वॉइस मिलेगा, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनकी भागीदारी मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब एक समस्या जो आ रही है, समस्या यह आ रही है कि अब इस अधिनियम के बाद वक्फ बोर्ड की संरचना जो है ऐसी उभर करके आ सकती है जिसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाएं और मुस्लिम माइनॉरिटी में हो जाएं। मुझे लगता है यह एक सीरियस कंसर्न है। गौर कीजिएगा, यहां पर भाषा आपकी संतुलित होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं, और ऐसा हो सकना किस पर डिपेंड करता है? ऐसा हो सकना इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर जो बोर्ड के होंगे वे किस रिलीजियस कम्युनिटी से आते हैं। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन दैट। नहीं, आगे बढ़े यहां से। अब जो प्रश्न यहां पर उभरता वह है वक्फ बोर्ड के राजनीतिकरण का मसला। नया अधिनियम जो है वक्फ बोर्ड के पॉलिटिसाइजेशन का आधार तैयार करता है, और कैसे यह वक्फ बोर्ड के पॉलिटिसाइजेशन का आधार तैयार करता, राजनीतिकरण का आधार तैयार करता है। तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, सरकार के जो प्रतिनिधि होते थे बोर्ड में वो मनोनीत होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, और जो मुस्लिम प्रतिनिधि होते थे वो इलेक्टेड होते थे। तो वक्फ बोर्ड की जो संरचना थी, नेचर और कैरेक्टर था, वह नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड था, मनोनीत सह निर्वाचित था। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अब जो मुस्लिम प्रतिनिधि भी होंगे उनका मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब यह सोच करके देखें, जो सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे उनकी लॉयल्टी किनके प्रति होगी? सरकार के प्रति होगी या मुसलमानों के प्रति होगी? और यह प्रोविजन जो है इसके पॉलिटिसाइजेशन की संभावना को जन्म देता है। यह प्रोविजन जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाओं को बढ़ाता है। यह प्रोविजन यह बतलाता है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण जो है इस अधिनियम के बाद मजबूत होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें।
इस अधिनियम का एक प्रावधान कहता है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका निर्माण केवल मुस्लिमों के द्वारा ही किया जा सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति वक्फ का निर्माण अगर करना चाहता है तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है, और उसमें भी शर्त है कि कम से कम 5 साल से हुआ इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, अब यहां पर जाके देखे तो 2 लोचा है। सवाल यह उभर कर सामने आता, सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता, जब भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा तो उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात आती है, युक्तियुक्त वर्गीकरण की बात आती है, नहीं? अर्थात स्टेट अगर चाहे तो क्लासिफिकेशन कर सकती है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति संगत, तर्क संगत होना चाहिए। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर भी क्लासिफिकेशन किया गया मुसलमानों का। इस अधिनियम, अब तो ये कानून बन गए, इस अधिनियम के बाद मुसलमान 2 प्रकार के होंगे। एक जो 5 साल से कम समय से इस्लामिक प्रैक्टिस में हैं, और दूसरे वे जो 5 साल या उससे अधिक इस्लामिक प्रैक्टिस में हैं। नहीं, अब सवाल यह उठता, इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ये जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण का आधार क्या है? सरकार कह रही है कि हम जो है यह संशोधन इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो क्रिया प्रणाली है, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। यही तर्क है ना? नहीं? और वक्फ बोर्ड की जो परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किनके लिए किया जा सके प्रभावी तरीके से? जो गरीब, जो वंचित मुसलमान हैं, उनके कल्याण के लिए किया जा सके। नहीं? और यह भी पैराडॉक्स है, यह भी पैराडॉक्स है। जिस पार्टी के एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, विधायक क्या, कौन? अरे कौन है? महिला एमपी नहीं है, महिला एमएलए नहीं। अरे आगे बढ़िए, आगे यहां से बढ़िए, आगे यहां से ये बढ़िए, गुठली मत गिनिए। ठीक है? मतलब पिछले बार 303 एमपी थे, एक भी मुसलमान नहीं थे। 283 एमपी उसके पिछले बार थे, एक भी मुसलमान नहीं थे। अब आप बोल रहे हैं तो मैं तलाशूंगा। नहीं सर, कोई नहीं करता। समझे? अभी 240 प्लस एमपी हैं, मेरी जानकारी में एक भी मुसलमान नहीं है। एमएलए हो सकता है 2-4 हो जाए। जो पार्टी मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करती है, जिस पार्टी के नेता लगातार वो पार्टी
मुसलमानों के कल्याण की बात करती। मुसलमानों के लिए ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वेरीफाई तो होना चाहिए ना। दुश्मन अगर बहुत बढ़िया खिलाने के लिए खाना लेके आ जाए तो एक बार डर तो लगेगा ना कि कहीं जहर तो नहीं मिला दिया गया, तो वो चेक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। तो सवाल यहां पर यही उभर कर सामने आता। यहां पर जो बात मैं कह रहा हूं, जिस कंटेक्स्ट में हमने ये प्रश्न उठाए, वह कंटेक्स्ट क्या था बोलिए? वक्फ का निर्माण केवल हाँ, केवल तो इस यह वर्गीकरण क्या रीजनेबल माना जा सकता है? इस वर्गीकरण का आधार क्या है? इस वर्गीकरण का औचित्य क्या है? यह पहला प्रश्न है। नहीं, बिफोर द कोर्ट इसको रैशनलाइज तो करना होगा। हां, यह जरूर है कि न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर वर्गीकरण युक्त है और उसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति आता है तो वर्गीकरण, अगर उसके पीछे रीजन है, उसको रैशनलाइज किया जा सकता है, दैट विल बी जस्टिफाइड। नहीं तो एक तो लोचा यहां पर है। दूसरा लोचा, एक और बात नहीं समझ में आई। अब तक देखा जाए, नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी आई कहां से? दान के जरिए? नहीं, दान के जरिए प्रॉपर्टी आई। ठीक है, इतने सारे विवाद चल रहे हैं, इतिहास पढ़ा होगा। नहीं, एक कानून सरकार बना दे। एक और आप कहते हैं कि हम नेशनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, वो डाइवर्सिफाइड होगा। क्योंकि मुसलमानों के बारे में केवल मुसलमान ही नहीं सोचते हैं, गैर मुसलमान भी सोचते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो आप कहते हैं गैर मुस्लिम डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न यह है, क्या अब तक गैर मुस्लिमों ने डोनेट नहीं किया है वक्फ को? या क्या हिंदू टेंपल को गैर हिंदू डोनेट नहीं करते? बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, जब कोविड के समय में हम लोग तेहरा में काम कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ड्रॉ आउट की। जैसे मुसलमानों में देखेंगे ज़कात की संकल्पना है, तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ड्रॉ आउट की, रीजन जो है क्लासिफाई कर लिया। जो रीजन हमने अपने लिए निर्धारित किया, उस रीजन में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो भी रिलीफ पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करना था, आइडेंटिफाई करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो रीजन उन लोगों को दिया गया, मुस्लिम ग्रुप्स को, उस रीजन में हिंदू हो या मुसलमान, उनके बीच उनके द्वारा डोमिनेट किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन, इससे नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी या नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया इस बात से तेज होगी कि कोई गैर मुसलमान वक्फ को ट्रांसफर नहीं कर सकता ऐसे। और एक और इसमें प्रश्न है, एक और प्रश्न इसमें है। प्रश्न यह भी उठता कि अगर आपको लगता है यही उचित है तो फिर मैं वही कहूंगा, एक लॉ लाइए और उसमें प्रोविजन कर दीजिए कि क्रिश्चियन जो है मिशनरी के लिए, केवल क्रिश्चियन मिशनरी के लिए डोनेट करेगा, मंदिरों के लिए केवल हिंदू डोनेट करेंगे, सिख केवल गुरुद्वारों के लिए डोनेट करेंगे। और कल के डेट में कानून बना दीजिए, कोई भूखा अगर हिंदू है वो भूखा मर जाए, लेकिन कोई गैर मुस्लिम उसको खाना नहीं दे सकता। कोई गैर मुस्लिम है, भूखा मर जाए, लेकिन हिंदू उसको खाना नहीं दे सकता। तो
ये प्रोविजन भी अगर आप जाकर के देखें तो उतना ही खतरनाक है। और ये रुक करके समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। कहीं ये मंशा तो नहीं है कि मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन होने का एहसास करवाया जा सके? क्या इसकी यह मंशा तो नहीं है कि सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की ओर उनको धकेला जा सके? और यह प्रश्न बहुत अहम प्रश्न है, हल्के में इस प्रश्न को मत लीजिए, क्योंकि यह मसला यही नहीं समाप्त होगा। अभी ऐसे कई सारे मसले आगे भी आने वाले हैं। क्योंकि सोशल जस्टिस के नाम पर जब हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की बात होती है, आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं। जब शनि सिंगनापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात होती, जब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात होती है, तो वहां पर आप विरोध में खड़े होते हैं। यह किस प्रकार का दोगलापन है? और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न उभर करके आता वह है कि अभी तक के अधिनियम के हिसाब से लास्ट अधिनियम संशोधन जो है 2013 में हुआ था। और आपको बतला दूं, पीआरएस पर चूंकि मेंस देने वाले बच्चों के पास अभी उतना समय नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। लेकिन जो बच्चे मेंस नहीं दे रहे हैं, मैं ग्रुप में लिंक पीआरएस के साइट का डाल दूंगा। एक बार उस पर जाकर के वक्त के इतिहास को पढ़ें। और जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं, ये मेरे प्रश्न नहीं है। पीआरएस के साइट पर जो आलेख है, उस आलेख में ये प्रश्न उठाए गए, मोस्ट ऑफ द प्रश्न। तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इस कंटेक्स्ट में देखें तो ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। अब तक की स्थिति थी, अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता तो विवाद की स्थिति में जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा उसका फैसला अंतिम होगा। यह अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम यह कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट जो है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप बात करें तो मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको वेलकम स्टेप के रूप में लेता। इस कदम की, सरकार के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अल्टरनेट चेक एंड बैलेंसेज होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होने चाहिए। नहीं होने चाहिए ये बात नहीं, इसलिए मैं इसे पॉजिटिवली लेता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यह प्रश्न उठाना चाहूंगा कि अन्य धर्मों के ऐसे जो बोर्ड हैं या ट्रस्ट हैं, क्या वहां पर भी ट्रिब्यूनल के फैसले को न्यायालय के दायरे में लाया जाएगा? न्यायालय के दायरे में लाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। क्या टेंपल बोर्ड जो हैं, टेंपल बोर्ड जो हैं, क्या टेंपल बोर्ड के में कोई विवाद उभरता तो उस स्थिति में जो ट्रिब्यूनल फैसला देगी, क्या उस फैसले को भी के खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सकती है? अगर नहीं तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो
अभी तक जो अधिनियम के प्रावधान हैं, तो विवाद की स्थिति में देखेंगे शरीयत कानून के हिसाब से फैसला दिया जाता है। ठीक है। और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो ट्रिब्यूनल के 3 मेंबर होते, 3 मेंबरों में एक मेंबर जो होते हैं वो इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर होते हैं। यह अधिनियम ट्रिब्यूनल के एक मेंबर के रूप में इस्लामिक लॉ के विशेषज्ञ होने की अनिवार्यता को समाप्त करता है। तो सवाल यहां पर यह उभर करके आता कि अगर इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट वहां पर नहीं है और इसकी फैसला इस्लामिक लॉ के अनुरूप किया जाना है, शरीयत के अनुरूप किया जाना है, तो उस स्थिति में यह कहां तक उचित है। और दूसरी चीज, ट्रिब्यूनल के जो अदर रिलीजन के स्ट्रक्चर हैं उस स्ट्रक्चर के साथ पैरिटी का प्रश्न भी यहां पर उठता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर के एक बात मैं कहना चाहूंगा। प्रेमचंद एक जगह पर लिखते हैं कि विश्वास में लेकर किया गया शोषण निरापद होता है। विश्वास में लेकर किया गया शोषण निरापद होता है। नहीं, इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर हैं उनको निश्चित तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर स्टेक होल्डर को आप शामिल नहीं करेंगे, कंसल्टेशन प्रोसेस में अगर स्टेक होल्डर को आप शामिल नहीं करेंगे, तो उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। सवाल यह है कि जब वक्फ संशोधन अधिनियम लाया जा रहा था, यह प्रक्रिया तो पिछले साल ही शुरू हुई, अगस्त 2024 में। तो सवाल यह उठता है, और यह पैटर्न है इस सरकार के काम करने का, गौर कीजिएगा। यह सरकार निर्णय पहले लेती है नहीं, और सोचती बाद में है, विचार विमर्श बाद में करती। नोटबंदी में भी यही हुआ, निर्णय ले लिया गया, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप से, और उसके बाद यह सोचा गया कि आगे इस निर्णय को जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। और अगर आप जाकर के देखें तो 3 निर्णयों के कंटेक्स्ट में मैं चर्चा करना चाहूंगा। नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन वाला जो निर्णय था, नोटबंदी वाला जो निर्णय था, ठीक है। नंबर 2, जीएसटी का जो निर्णय था, और नंबर 3, कोविड के समय जो निर्णय लिए जा रहे थे। तीनों में एक सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। कोविड में यह ज्यादा विजिबल होगा। दिन भर में 3 से 4 नोटिफिकेशन आते थे, कोविड में भी और इसमें भी, नोटबंदी में भी। और कई बार वो जो नोटिफिकेशन इशू किए जा रहे हैं, सुबह जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, शाम में जो इशू किया जा रहा है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है, ठीक है।
और हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझे, जब बैट्समैन से बैटिंग छोड़ के सारा काम करवाएंगे, बॉलर से बॉलिंग छोड़ के सारा काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो टीम की वही दुर्दशा होगी जो ग्रेग चैपल के समय इंडियन क्रिकेट टीम की हुई थी। मेरे कहने का मतलब है, जब वक्फ संशोधन बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो क्या इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको शामिल किया गया? क्या उनके साथ समुचित और पर्याप्त चर्चा हुई? क्या उनके द्वारा जो सलाह दी गई, उन सलाहों को ध्यान में रखा गया इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते वक्त? क्या उनके जो कंसर्न थे, क्या उन कंसर्न को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया? यही चीजें लेबर रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में भी आपको दिखाई पड़ेंगी जब कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ होता। यही चीजें फार्म रिफॉर्म बिल के कंटेक्स्ट में भी दिखाई पड़ेगी कि बिना स्टेक होल्डर को से विचार विमर्श किए और बिना स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिए फार्म रिफॉर्म बिल को फाइनलाइज करके लागू कर दिया गया। आर्टिकल 370 के कंटेक्स्ट में भी आपको वही चीजें दिखाई पड़ेंगी। रिपीलिंग के कंटेक्स्ट में सैटरडे नाइट में 7:30 बजे, शनिवार की शाम को 7:30 बजे जो है 45 मिनट का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, और वो उपलब्ध है, स्पष्ट शब्दों में वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन का जो है उनकी जानकारी में दूर दूर तक ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और पता चला 5 अगस्त को मंडे, ये 3 की बात मैंने की, और 5 अगस्त को 11:30 बजे जो है अचानक से जब वो मतलब उस दिन के संसद की कार्यसूची वितरित होती है, तो वहां पर जम्मू कश्मीर का मसला सामने होता है। तो ये तो इससे जुड़ा हुआ मसला है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगले बिंदु की तरफ बढ़ूं, इसके संवैधानिक और वैधानिक पहलू की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो निर्णय दिए हैं, ठीक है, उस निर्णय में 3-4 बातें कही गई हैं। पहली बात जो कही गई है, और ये है 1998 में सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही। पहली बात इसने कही कि वक्फ जो है इस्लाम में चैरिटी का एक रूप है। वक्फ इस्लाम में चैरिटी का एक रूप है। और दूसरी बात इसने कही कि इसकी जड़ें कुरान और शरीयत से जुड़ी हैं। ठीक है। दूसरा केस है रतिलाल पनाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे।
और ये वाद है 1954 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही, वंस द वक्फ ऑलवेज द वक्फ। इसका मतलब समझ में आया? मतलब एक बार आपने वक्फ को दे दिया संपत्ति, वो हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति हो गई। इसका मतलब यह हुआ वक्फ, प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, डोनेटेड प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ कांट बी टेकन बैक और विड्रॉन। ठीक है। और दूसरी बात कही गई कि धार्मिक संपत्तियों का नियंत्रण सेकुलर अधिकारियों को देना धार्मिक और संपत्ति का हनन है। द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस एसेट टू द गिविंग कंट्रोल ऑफ रिलीजियस एसेट टू द सेकुलर ऑफिशियल्स is violation of religion and asset property। ठीक है। और यहां पर रोचक बात एक और विवादास्पद प्रावधान इस अधिनियम का है, और इस अधिनियम का विवादास्पद प्रावधान क्या है कि यह अधिनियम कहता है कि केवल लिखित दस्तावेज के जरिए जो वक्फ को ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, केवल उसी को वैलिड माना जाएगा। एक ये, ठीक है, इसको लेकर के आशंका थी, क्योंकि आप जानते हैं वक्फ को संपत्ति 3 स्रोतों से प्राप्त हुई है। लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए तो कम ही मिली है, ज्यादा ओरल और बाय यूज वाला जो हमने कहा। तो ऐसी स्थिति में जो है अदर देन लीगल जो भी वक्फ के एसेट हैं वो खतरे में आ जाते। यद्यपि होम मिनिस्टर का एक इंटरवेंशन हमने सुना, उस इंटरवेंशन में यह कहा गया, उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, यह अधिनियम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सरकार के मंत्री पार्लियामेंट में जो कुछ कहते हैं, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी लेकर डाउट रहता है। एक तो ये समस्या है, और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। नहीं, जब कोई आया ही नहीं, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जब कोई सीमा में घुसा ही नहीं, तो कुछ दिन के बाद सीमा से निकल कैसे गया? ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यह फेडरल स्पिरिट को भी वायलेट करता है, क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो वक्फ से संबंधित जो कानून हैं उन कानूनों में परिवर्तन कर सके। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
तो तलवार तो आगे भी लटकी रहेगी। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो मैंने जिस चीज की चर्चा की, अगर आप देखें दोनों जजमेंट जिसकी यहां पर हमने चर्चा की, ये उस जजमेंट के बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है या उसके बेसिक स्पिरिट को वायलेट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो 1985 में के नागराज वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट का मसला आया था, और के नागराज वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट मसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? तो इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर कोई संशोधन, इफ एनी अमेंडमेंट violate the basic purpose of any law, अगर कोई संशोधन कानून के मूल उद्देश्य को खत्म करता है, then it can be declared unconstitutional। ऐसी स्थिति में उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो 1995 का जो मूल एक्ट है, 1995 के मूल एक्ट का पर्पस क्या है? 1995 के मूल एक्ट का पर्पस है बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एसेट। और अगर आप देखें तो इस अधिनियम की संवैधानिकता को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इन्हीं बिंदुओं के आलोक में, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस आता है आर्टिकल 26 का, अनुच्छेद 26 का, ठीक है। यह अल्पसंख्यकों से जुड़ा मसला नहीं है, यह मसला जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़ा मसला है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 25 में मिलती है। इस मसले का संबंध जो है मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, रिलीजियस वर्क, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है, उससे जाकर के इस मसले का संबंध जुड़ता है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में हम यह कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वह एक और वक्फ संपत्तियों के जो कुप्रबंधन, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार की समस्या है, वह उसको रिस्पोंड करने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर जो है यह कुछ नई समस्याओं को जन्म भी देता है। अब क्या लिखना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उससे जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं, प्रश्न क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? जस्ट